नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर, आप सभी का साइंस सुपर 30 के सीरीज में स्वागत करता हूं और ये हमारा 10वां वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है देखते हैं। आवेश का एसआई इकाई है, तो आपको बताना है आवेश का एसआई इकाई यानी कि एसआई यूनिट क्या होता है। आवेश का जो एसआई इकाई क्या होता है, तो ऑप्शन है न्यूटन, वाट, कूलम, कूलम्ब और ऑप्शन नंबर डी है जूल पर सेकेंड। तो आवेश का जो इकाई होता है वह क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ये किसका मात्रक है, ये बल का मात्रक है। और यहाँ जो वाट है ये किसका मात्रक है, ये पावर का मात्रक है, यानी कि ये शक्ति का मात्रक है। पावर यानी कि शक्ति का मात्रक है। और जूल पर सेकंड ये किसका है, ये कार्य और ऊर्जा का ये मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होती है। तो आपको बताना है मानव शरीर में जो पाचन होता है वह कहाँ से शुरू होता है। तो ऑप्शन है मुंह, लार ग्रंथि, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो मानव शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया जो शुरू होता है वह हमारे मुंह से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मुंह। मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया मुंह से शुरू होता है और ये खत्म कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। अगर हम लोग बात करें पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो ये हमारा होता है छोटी आंत में। पूर्ण पाचन प्रक्रिया समाप्त होती है, पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनोस्कोप डॉट डॉट की जांच करने का एक उपकरण है। तो राइनोस्कोप से क्या मतलब किस चीज़ को जांच किया जाता है। तो आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, इसमें एक मैडम जी हैं, ये क्या करा रही हैं, ये अपनी नाक की जांच करा रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कान जांच करने की, यानी कि कान जांच करने का यंत्र क्या है, कान जांच करने का यंत्र है ओटोस्कोप। कान जांच करने का जो एक यंत्र है उसको कहा जाता है ओटोस्कोप कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ओटोस्कोप कहा जाता है। ओटोस्कोप कान जांच करने की एक यंत्र का नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो आपको बताना है पृथ्वी और सूर्य के बीच का अनुमानित दूरी कितना होता है, उसको आपको बताना है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी कितना होता है और उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है देखिए, लाइट ईयर्स, केल्विन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या जूल। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अनुमानित दूरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है लगभग लगभग 15 करोड़ के होता है। लगभग कितना होता है, लगभग 15 करोड़ होता है। लगभग 15 करोड़ तक होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। तो यहाँ पर पूछा क्या है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, वह क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो आपको बताना है मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग क्या है, वह है त्वचा है। और इस त्वचा का बाहरी हिस्सा का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, नर्व फाइबर और ऑप्शन नंबर डी है डर्मिस। तो मानव त्वचा जो होता है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और इसका सबसे बाहरी हिस्सा है एपिडर्मिस। इसका सबसे बाहरी हिस्सा का नाम होता है एपिडर्मिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो आपको बताना है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है। ये मंदता जो होता है ये त्वरण को ही बोला जाता है मंदता। मंदता किसे बोला जाता है? ये त्वरण को ही बोला जाता है मंदता। त्वरण को ही बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है? इसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है। इसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है। और ये मंदता त्वरण को कब बोला जाता है? त्वरण को तब बोला जाता है जब इसका यानी कि त्वरण का मान नेगेटिव हो। इसका मान क्या हो? नेगेटिव हो। उसी समय इसको बोला जाता है मंदता बोला जाता है। तो ये मंदता यानी कि नेगेटिव कब होता है? त्वरण का मान नेगेटिव कब होता है? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए हम एक बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। एक बॉल को क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो ये इसको हम लोग कितना की स्पीड से फेंक रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम लोग इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो ये जो बॉल है ये 10 की स्पीड से तो जाएगा नीचे से, लेकिन धीरे धीरे यह इसका जो स्पीड है वह क्या होगा? ये घटते जाएगा। 10 से 9, 8, 7 वैसे करते करते एकदम 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा सबसे ऊपर। और ये क्या होगा? फिर से ये नीचे की ओर ये उतर जाएगा ये बॉल। तो ये किस कारण उतरता है? क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्वाकर्षण इसको क्या करता है? नीचे की ओर खींचता है। तो इसमें त्वरण का मान जो होता है इसमें क्या होगा? इसमें नेगेटिव में आएगा इसका त्वरण का मान। तो इसी को ही मंदता बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मंदता किसे बोला जाता है? त्वरण को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो आपको बताना है ये जो इंसुलिन होता है ये मानव शरीर के किस अंग से स्त्रावित होती है? तो ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, हृदय। तो कहाँ से इंसुलिन का स्त्रवण होता है? तो ये जो होता है ये अग्नाशय से होता है। अग्नाशय या पेनक्रियाज से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यकृत के बारे में, यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ये क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। इसको बोला जाता है लीवर भी बोला जाता है। एक गुर्दा जो है ये क्या है? गुर्दा जो है इसको किडनी भी बोला जाता है। और मानव शरीर का जो खून होता है, खून का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर इसी किडनी में ही होता है। इस किडनी में क्या होता है? मानव शरीर के खून का शुद्धिकरण होता है। अगर हम लोग बात करें हृदय के बारे में, हृदय क्या करता है? मानव शरीर का जो खून होता है इसको पंप करके मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम इस ये हृदय जो है ये क्या करता है? मानव शरीर का जो खून होता है उसको पंप करके मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ये कौन काम करता है? ये हृदय काम करता है। मानव शरीर के खून को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है हृदय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो आपको बताना है एक एचपी बराबर कितना होता है? एक एचपी बराबर कितना होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है ऑटोमोबाइल में जो होता है क्लस्टर, उसमें दिखाता है कितना की स्पीड में जा रहा है और कितना दूरी तय किया है। तो ये किसके कारण होता है? तो इसमें पूछा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का यूज करते हैं। और अगर हम लोग बात करें स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर जो है ये गति मापा जाता है। गति या चाल मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ये गति या चाल मापा जाता है गाड़ी की। गाड़ी कितना की स्पीड में जा रहा है ये किससे पता चलता है? ये स्पीडोमीटर से पता चलता है। और कितना दूरी तय किया है ये ओडोमीटर से पता चलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है?
तो आपको बताना है ऐसे कौन से पौधे हैं जो नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता रखती है। तो उसका नाम क्या है? चावल और गेहूँ, मक्का और गन्ना, चना और दलहन, जूट एवं चावल। तो ऐसे पौधे का नाम क्या है जो नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता रखती है? उस पौधा का नाम है चना और दलहन। चना और दलहन में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। ये इसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। जड़ों में राइजोबियम इसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और यही राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चना और दलहन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फूल और फल देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फूल और फल देता है? तो आपको बताना है ऐसे कौन से पौधे हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फूल और फल देते हैं? उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है आम, अंजीर, केला, आलू। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केला जो है इसको रखा गया है मोनोकार्पिक श्रेणी में। इसको किस में रखा गया है? इसको मोनोकार्पिक श्रेणी में रखा गया है। और ये मोनोकार्पिक श्रेणी क्या है? ये मोनोकार्पिक जो श्रेणी है इसमें जितने भी पौधे आते हैं ये सिर्फ अपने जीवन काल में एक बार ही फूल और फल देते हैं। और उसी का एक पौधा है केला। और ये केला क्या करता है? अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फूल और फल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बने उत्पाद कौन सा है? तो आपको बताना है ये जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है पौधों में, इसमें कौन सा उत्पाद बन के तैयार होता है? तो ऑप्शन है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी है स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है पौधे में, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये क्या क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनता है? ये ऑक्सीजन भी बनता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित में से है। तो आपको बताना है मानव शरीर का ऐसा कौन सा बीमारी है जो चश्मा या लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता है, वो भी किसका बीमारी? आँख का बीमारी। तो ऑप्शन है, देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या जरा दोष। तो मोतियाबिंद जो बीमारी होता है ये आँख का होता है और यह चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें निकट दृष्टि दोष को चश्मा से ठीक किया जा सकता है और दूर दृष्टि दोष को भी चश्मा से ठीक किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एंटीबॉडी का निर्माण किस अंग में होता है? तो आपको बताना है मानव शरीर में जो एंटीबॉडी जो होता है इसका निर्माण किस अंग में होता है? तो ऑप्शन है अस्थि मज्जा, गुर्दा, यकृत, प्लीहा। तो एंटीबॉडी जो होता है ये मानव शरीर के अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। ये एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का काम जो होता है मानव शरीर में जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया एवं अन्य रोगाणुओं से ये क्या करता है? ये शरीर को रक्षा करने का काम करता है। ये कौन करता है? एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? शरीर के अस्थि मज्जा या बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो या बोन इसका निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन नहीं है। तो आपको बताना है ये ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पदार्थ में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन है साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिब्रेलिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन जो है ये पदार्थ हार्मोन नहीं है। ये क्या हार्मोन है? ये जंतु हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? ये जंतु हार्मोन है। और इसका जो स्त्रावित कहाँ से होता है? इस हार्मोन का स्त्रावित होता है अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से इसका क्या होता है? इसका अग्नाशय से इसका स्त्राव होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में कौन सा बहुलक यूज किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये खिड़की का शीशा है और ये शीशा क्या हुआ है? ये तितर बितर हो गया बुलेट लगने से, लेकिन फिर भी ये आर पार नहीं हुआ। तो ये जो बुलेट प्रूफ खिड़की जो बनाए जाते हैं इसमें किस प्रकार का बहुलक का यूज होता है उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरिथेन, पॉलीएस्टाइरिन, पॉलीएमाइड। इसमें थोड़ा इरर है, इसमें क्या होना चाहिए? पॉलीएमाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट प्रकार का बहुलक यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीकार्बोनेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होते हैं वह कहलाते हैं। तो आपको बताना है ऐसी राशि जो मूल राशियों पर निर्भर हो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, बीमाएं। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर हो उसे कहा जाता है व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल राशि किसे कहेंगे? मूल राशि देखिए, मूल राशि लंबाई है। लंबाई क्या है? मूल राशि सिर्फ 7 ही होते हैं। जैसे कि लंबाई हो गया हमारा, लंबाई हो गया हमारा, ये क्या राशि है? ये मूल राशि है। लंबाई हो गया, फिर समय हो गया, ये क्या है? ये मूल राशि हैं हमारे। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। और हम लोग व्युत्पन्न राशि किससे कहेंगे? व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे? व्युत्पन्न राशि देखिए, व्युत्पन्न राशि जो है हमारा चाल हो गया, चाल हो गया, फिर आ जाएगा गति, गति भी आ जाएगा हमारा। तो ये जो चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। और ये मीटर क्या है? ये लंबाई का मात्रक है। और जो एस क्या है? ये समय का मात्रक है। तो ये जो चाल है किस पर निर्भर है? ये चाल जो है लंबाई और समय पर निर्भर है, यानी कि मूल राशि पर निर्भर है। तो जो राशि मूल राशि पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित करते हैं। इसमें निम्नलिखित होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा एरर है, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी है फोटोन। तो रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वह गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के अंदर ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में होता है। तो आपको बताना है मानव शरीर में ये जो ग्लूकोज का भंडारण होता है वह किस रूप में होता है। तो ऑप्शन है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज। तो मानव शरीर में ग्लूकोज का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को ही बोला जाता है संचित भोजन। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संचित भोजन बोला जाता है। किसको? इस ग्लाइकोजन को बोला जाता है संचित भोजन बोला जाता है। और इस प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रक्रिया प्रक्रिया इस प्रक्रिया को कहा जाता है इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाई ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है इस प्रक्रिया को। जब उस ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन के रूप में भंडारण होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोना को घोला जा सकता है। तो आपको बताना है सोना को किसमें घोला जा सकता है, उस पदार्थ या यौगिक का नाम क्या है। तो ऑप्शन है देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में,
और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो सोना को किस में घोला जा सकता है? तो सोना का घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक भाग क्या एसिड, 1 भाग नाइट्रिक एसिड में घोला जा सकता है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोना को घोला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्रालयों के पास प्रायः नाक को चुभने का कारण है। तो आपको बताना है जब आप मूत्रालय घुसते हैं तो आपको प्रायः एक नाक चुभने वाली गंध महसूस होती है और ये किसके कारण होता है उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है यूरिया। तो आप कभी महसूस किए होंगे ये जो नाक को चुभने वाली गंध जो होती है मूत्रालयों के पास, ये होता है अमोनिया के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में। तो ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन नंबर डी है 101.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो होता है ये कितना होता है? ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अगर हम लोग बात करें सेल्सियस में कितना होगा, अगर हम तो ये सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस में होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। तो आपको बताना है ये जो सिंदूर है इसका रासायनिक नाम क्या है? ये जो सिंदूर है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? आपको क्या बताना है ये जो सिंदूर है इसका रासायनिक नाम क्या है? आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो भाभी है ये क्या कर रही हैं, ये सिंदूर लगाने में व्यस्त है। तो इस सिंदूर का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी है मरकरी सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मरकरी सल्फाइड। अगर हम लोग इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो HgS इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आपको बताना है ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है ये किस प्रक्रिया से होता है? तो ऑप्शन है दहन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, जीवाणु गतिविधि। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन स्थायीकरण को बनाए रखने में जीवाणुओं की गतिविधि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु की गतिविधि। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर बी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है मैक्स प्लैंक। तो न्यूट्रॉन की खोज जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो आपको बताना है ये जो आतिशबाजी की प्रक्रिया होती है ये किसके कारण हरा रंग दिखाई देता है? ये किसके कारण हरा रंग दिखाई देता है? तो ये जो आतिशबाजी जो है ना ये बेरियम ऑक्साइड के कारण हरा रंग दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन है सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, ओस्मियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम ऑक्साइड के कारण दिखाई पड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपको बताना है ये जो सिगरेट लाइटर आप देख पा रहे होंगे ये कैसे जला रहा है एक व्यक्ति, तो इसका जो गैस है इसका प्रमुख गैस का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी है रेडोन। तो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाला गैस का नाम है ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसमें पाया जाता होगा, इसमें एरर आ गया है, पाया जाता है। इसका पीडीएफ मैं मॉडिफाई कर दूंगा, आप लोग चिंता ना करें। तो ऑप्शन क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम आपको बताना है। तो गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो आपको बताना है, ये जो पक्षी आप लोग देख पा रहे हैं ये पीछे की ओर उड़ता है, मतलब उल्टा उड़ता है। तो इस पक्षी का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है हमिंग बर्ड, इसमें बर्ड नहीं होना चाहिए, हमिंग बर्ड होना चाहिए, हमिंग बर्ड होना चाहिए, हमिंग बर्ड, कीवी, बाज, अल्ट्राबेस। तो पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिलियों में डॉट डॉट है। माचिस की तिलियों में होता है डॉट डॉट है। तो आपको बताना है, ये जो माचिस की तीली आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होता है। ये जो देख पा रहे हैं ये तीली है, ये तीली में क्या लगा रहता है जो जलता है। तो ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस। क्या पाया जाता है इन चारों में से। तो माचिस की तिल्ली में जो होता है ये फॉस्फोरस होता है। इस फॉस्फोरस के कारण ही ये क्या करता है, ये जलने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा ये सेशन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं सबसे पहले आपके यहाँ पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।